UFC 321 एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से ओवर हो जाती है, जहां पर उसकी मेन इवेंट फाइट जिसकी हर कोई वेट कर रहा था, टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान की फाइट एक आई पोक की वजह से नो कॉन्टेस्ट बन जाती है। अब अगर ये फाइट नो कॉन्टेस्ट नहीं बनती और पूरी फाइट जाती जैसे भी प्ले आउट होती तो ये कार्ड बहुत अच्छा बन जाता, बट क्योंकि मेन इवेंट ही रुइन हो चुकी है तो इसीलिए मेरे ओपिनियन में ये बस एक गुड कार्ड रह गया है। ये बुरा नहीं था बट ग्रेट कार्ड भी ये नहीं था। अंडर कार्ड तुम बोल सकते हो कि ग्रेट था, जहां पर प्रीलिम की ऑलमोस्ट हर एक फाइट ने डिलीवर किया है। हमें फनी फाइट देखने को मिलती है जहां पर दो ओबीस फाइटर्स फाइट कर रहे होते हैं। हार्डी क्रिस बार्नेट को बीट कर देता है, बट ओवरऑल ये फाइट बहुत ज्यादा फनी थी। यहाँ पर क्रिस बार्नेट की शॉट्स बार बार नीचे हो जा रही थी जिसकी वजह से उसका बम दिख रहा होता है। और क्योंकि ये दोनों फाइटर्स हैवी वेट में बिलोंग नहीं करते हैं बट ये ओबीस हैं, इसीलिए इस डिवीजन में ये फाइट कर रहे हैं, तो दोनों की फाइट प्ले आउट होता हुआ देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब इसके बाद चलते हैं वॉल्टर वॉकर की फाइट पर, जहां पर पता नहीं कैसे बट वॉल्टर वॉकर के पास बहुत ही अच्छा स्किल है हील हुक को लगाने का, और यहाँ पर भी वो अपने ओपोनेंट को हील हुक से ही सबमिट करता है और ये मार्क करती है उसकी फोर्थ लगातार विन जो वो विन किया है हील हुक से। तो काफी अमेजिंग विन, और वो भी वॉल्टर वॉकर पहले ही राउंड में विन किया है, तो हमेशा मजा आता है वॉल्टर वॉकर को देखकर। और क्योंकि इस फाइट में भी उसने डैमेज नहीं लिया है तो आई बेट यू गाइस वो अर्ली नेक्स्ट ईयर या मे बी साल के एंड में ही फिर से हमें फाइट करता हुआ दिख जाए। अब इसके बाद बात करते हैं लुडोविक क्लाइन और मैथ्यूस रेबिस्की की, जहां पर इनसेन ये फाइट गई है। प्रिडिक्शन में मैंने बोला ही था कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यही फाइट ऑफ द नाइट रहे, तो एग्जैक्टली वैसा होता है, जहां पर ये पूरे कार्ड की फाइट ऑफ द नाइट रहती है। दोनों के बीच में एक ब्लडी वॉर होता है और यहाँ पर लुडोविक क्लाइन राउंड 3 में अपने फुट को ब्रेक कर लेता है, बट क्योंकि उसने फर्स्ट 2 राउंड्स को विन कर लिया था तो इसीलिए ओवरऑल वो यूनानिमस वे से फाइट को विन कर गया। लुडोविक क्लाइन ने मैथ्यूस रेबिस्की को पूरा ब्लडी कर दिया था। वो फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों ही जगह मैथ्यूस रेबिस्की को रॉक कर देता है और ऑलमोस्ट उसे नॉकआउट कर देता है, बट मैथ्यूस की जो एबिलिटी है फाइट बैक करने की वो कभी भी गिव अप नहीं करता है, तो एग्जैक्टली हमें वो दिखता भी है। और राउंड 3 में जब वो टेक डाउन करता है तो लुडोविक क्लाइन का फुट ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद से जो उसने लुडोविक क्लाइन के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन किया है वो भी काफी अमेजिंग था। इस बार मैथ्यूस रेबिस्की क्लोज आ गया था लुडोविक क्लाइन को फिनिश करने के, बट एंड में लुडोविक क्लाइन सर्वाइव कर जाता है, जहां पर बहुत इंटेंस फाइट ब्लडी फाइट थी और लुडोविक क्लाइन फाइट को विन कर गया। इसके बाद इकरम एलिस्किरोव और जुंग योंग पाक की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक फाइट गई है। यहाँ पर इकरम अपनी हेवी ग्रैपलिंग अप्रोच लेके आता है और वो हर राउंड में पाक को ग्राउंड में लेके गया, उसे वहीं पर कंट्रोल किया एंड ओवरऑल सारे राउंड्स को विन करके वो यूनानिमस वे से फाइट को विन कर जाता है। और अब बात करते हैं इस पूरे कार्ड में सबसे इनसेन नॉकआउट के बारे में। ऑलमोस्ट हमने लाइव मर्डर को देख लिया था, जहां पर मैं बात कर रहा हूं क्विलन साइलकिड ने जो हेड किक नॉकआउट किया है नजरत हकप्रास्त को ओनली 10 डेज के शॉर्ट नोटिस में, और इनसेन वेट को लूज करके क्विलन साइलकिड ने इस फाइट को लिया था। और क्या परफॉर्मेंस दी है, इतनी ब्रूटल हेड किक, जहां पर जैसी ही ये हेड किक लैंड होती है और नजरत हमें दिखता है ग्राउंड में जाता हुआ तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि एक सोललेस बॉडी गिर रही है नीचे। और सच में एक टाइम के लिए कंसर्न भी आ गया था क्योंकि नजरत जरा भी नहीं हिल रहा था, वो काफी टाइम से नॉकआउट कोल्ड पड़ा हुआ था। 3 फाइट्स की हैं क्विलन साइलकिड ने अभी यूएफसी में, और तीनों ही इनसेन फाइट्स रही हैं। बहुत जल्दी क्विलन साइलकिड राइज कर रहा है, उसकी हाइप भी बहुत जल्दी बन रही है, तो मे बी अब उसे टॉप 15 का फाइटर ही क्यों ना दे दें, क्योंकि क्विलन साइलकिड पूरा डिजर्व करता है इसको। और अब मूविंग ऑन तो मेन कार्ड में आते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट मेरे लिए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग फाइट थी, क्योंकि यहां पर अजमत बस अपने जैब से अलेक्जेंडर रैकिच को नॉकआउट कर देता है। बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बट एक क्रेजी नॉकआउट तुम इसको बोल सकते हो, जहां पर अजमत मुर्ज़ेकनॉव राउंड 1 में अलेक्जेंडर रैकिच को नॉकआउट कर देता है। वो स्टिल अनडिफीटेड है और अब से उसकी जो फाइट्स होने वाली हैं वो टॉप लाइट हैवीवेट फाइटर्स के अगेंस्ट होंगी। तो नॉकआउट बहुत ज्यादा इंसेन था, बट 1 मिनट के लिए अगर हम अलेक्जेंडर रैकिच के गेम प्लान को देखें तो बहुत ज्यादा हॉरिबल गेम प्लान लेके आया था अलेक्जेंडर रैकिच, जहां पर उसके पास साइज की एडवांटेज है, उसके पास मैसिव रीच है, बट फिर भी वो ट्राई कर रहा है ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस करने के। इसके ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि उसे टेकडाउन्स मिल रहे थे, बल्कि वो हर एक टेकडाउन को फेल करता है, बट फिर भी पता नहीं क्यों वो बार बार ग्रैपलिंग कर रहा होता है, वो बार बार ट्राई कर रहा होता है कि वो अजमत को ग्राउंड में लेके जाए, जो क्लियरली हम देख सकते थे कि हो ही नहीं रहा है। ये जो अजमत ने नॉकआउट किया है, यहां पर भी अगर हम रैकिच को देखें उसका लेफ्ट आर्म अजमत के हिप्स के पास पड़ता है, बट यहां पर अजमत ने उसे एकदम से काउंटर कर दिया जैब से, और क्योंकि रैकिच बहुत ही लंबा फाइटर है तो ऐसा लगा था कि वो एकदम से फोल्ड ही हो चुका है, और फिर कपल ऑफ ग्राउंड शॉट्स एंड ये फाइट ओवर हो जाती है। तो रैकिच की तरफ से बहुत बुरा गेम प्लान, बट इसी के साथ अजमत मुर्ज़ेकनॉव ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को दिया है। वो अनडिफीटेड भी चल रहा है, तो मजा आएगा देखने में कि उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है।
मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं हेवीवेट डिवीजन की फाइट, जहां पर अलेक्जेंडर वॉलकॉफ जेल्टन अल्मेडा को स्प्लिट डिसीजन से बीट कर देता है। ऑलमोस्ट एक और बार अलेक्जेंडर वॉलकॉफ के साथ रॉबरी हो गई थी, जहां पर एक जज राउंड 3 को दे देता है जेल्टन अल्मेडा को, जिसका पता नहीं जेल्टन अल्मेडा को उसने कैसे ये राउंड दे दिया। क्लियरली रूल्स के अकॉर्डिंग डैमेज मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि तुम ग्राउंड में ओपोनेंट को लेके जा रहे हो और उसके ऊपर बस पड़े रह रहे हो। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से एंड ऑफ द फाइट तक मेजॉरिटी टाइम ये फाइट ग्राउंड में रहती है, जहां पर जेल्टन अल्मेडा ने अलेक्जेंडर वॉलकॉफ के ऊपर टॉप पोजीशन को बनाया हुआ था। बट मैं प्रीटी श्योर हूं हर कोई ये देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा कि जेल्टन अल्मेडा को मिल गई है टॉप पोजीशन, वो इजीली अलेक्जेंडर वॉलकॉफ को ग्राउंड में तो लेके चले जा रहा है, बट जब पंचेस थ्रो करने की बारी आती है, डैमेज को देने की बारी आती है, तो जेल्टन अल्मेडा एक भी पंच को थ्रो नहीं कर रहा है। दूसरी साइड वॉलकॉफ की बात करें तो बेशक जेल्टन अल्मेडा उसे ग्राउंड में लेके चले जा रहा था, बट अपनी बैक से भी वॉलकॉफ बार बार उसे एल्बोस थ्रो कर रहा था, उसके ऊपर पंचेस थ्रो कर रहा था। तो मेरे लिए क्लियर था कि अलेक्जेंडर वॉलकॉफ 3 में से 2 राउंड्स को विन किया है, और मैं ग्लैड हूं कि यहां पर रॉबरी नहीं हुई, बच गया अलेक्जेंडर वॉलकॉफ, वरना सीरियल गान के बाद एक और बार ऐसा हो जाता जहां पर उसके साथ रॉबरी हो जाती। मेरी ओपिनियन में जेल्टन अल्मेडा एक बहुत अच्छा फाइटर है, बस उसे एक चीज इंप्रूव करनी है, जहां पर जब भी वो अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जा रहा है तो उसके ऊपर ग्राउंड स्ट्राइक्स कैसे थ्रो करनी है, ये उसे थोड़ा सा इंप्रूव करना है। और अगर वो इस सेक्शन को इंप्रूव कर लेता है तो बाकी का तुम देख ही सकते थे कि इजीली वो अलेक्जेंडर वॉलकॉफ को ग्राउंड में लेके जा रहा था। बेशक रेफरी बीच में फाइट को स्टॉप करके वापस स्टैंडिंग बना रहा था, बट उसके स्प्लिट ही सेकंड में जितनी भी ट्राई कर ले अलेक्जेंडर वॉलकॉफ, वो जेल्टन अल्मेडा के टेकडाउन्स को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो जेल्टन अल्मेडा के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट टेक डाउन करने के बाद बस अपने ओपोनेंट के ऊपर ले करना, इससे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और थैंक गॉड कि यहां पर 3 में से 2 जजेस ने राइट डिसीजन को दिया। तो अलेक्जेंडर वॉलकॉफ विन कर गया है, एंड वी नो कि उसके लिए क्या नेक्स्ट है, उसे टाइटल शॉट मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आ चुकी है कि टाइटल शॉट उसे जल्दी ही मिल जाना था, बट क्योंकि मेन इवेंट फाइट एक नो कॉन्टेस्ट गई है, तो ऐसा हो सकता है कि अब अलेक्जेंडर वॉलकॉफ को काफी टाइम वेट करना पड़े। एनीवेज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं बैंटवेट डिवीजन फाइट, जहां पर उमर नूरमागोमेडोव मारियो बटिस्टा को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। हाई लेवल ग्रैपलिंग और काफी हाई पेस फाइट थी, जहां पर पूरे 3 राउंड्स उमर मारियो के साथ ग्रैपलिंग करता है, और मुझे ऐसा लगा कि यहां पर उमर ने अपनी डिफरेंट साइड को दिखाया है, जहां पर अभी तक अगर तुम देखोगे तो उमर अपनी फाइट्स में स्ट्राइकिंग भी बहुत ज्यादा करता था, बट मारियो बटिस्टा के अगेंस्ट मेजॉरिटी उसने ग्रैपलिंग की है। तो ऐसा हो सकता है कि उमर अब अपनी ग्रैपलिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, ताकि उसे इतनी ज्यादा स्ट्राइकिंग ना करने पड़े और वो अपने ग्रैपलिंग के दम पे फाइट को विन कर पाए। अब यहां पर मारियो बटिस्टा ने बहुत ज्यादा ट्राई की है कि वो फाइट बैक करे, और समवट ये फाइट मुझे याद दिलाती है कोरी सैंडहगन ने जो फाइट की थी उमर के साथ। तो बिग अप फॉर मारियो बटिस्टा, क्योंकि काफी लोग उसे चांस भी नहीं दे रहे थे, बट फाइट में ऐसा 2 बार होता है जहां पर मारियो बटिस्टा बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था उमर को फिनिश करने में। पहले राउंड में अगर हम देखें तो एकदम से उमर मारियो को ग्राउंड में लेके जाता है, बट उमर यहां पर काफी अच्छा स्क्रैम्बल करता है और एकदम से उमर के टो को पकड़ लेता है और उसके ऊपर एंकल लॉक को लगा देता है, जहां पर तुम देख सकते हो पूरा वो ट्विस्ट कर रहा था एंकल को ताकि उमर टैप आउट कर दे। बट यहां पर उमर की बहुत ज्यादा तारीफ करना बनती है, क्योंकि था तो वो बहुत ज्यादा पेन में, बट फिर भी उसने कोई बैड डिसीजन को नहीं लिया, बल्कि वो अपनी बॉडी को राइट वे से टर्न कर रहा था, और उसके बाद एक काफी डिफिकल्ट सबमिशन से वो बाहर आ जाता है। तो मारियो बटिस्टा की एक तो ये वाली बिग मूवमेंट थी, और सेकंड आती है राउंड 2 में, जहां पर वो अपनी नी से उमर को ड्रॉप कर देता है। जब मैं फाइट को लाइव देख रहा था तो मुझे लगा कि मारियो ने ये जो नी को लैंड किया है ये उमर की चेस्ट पे लैंड हुई, बट फिर रीकैप देखने पे पता लगता है कि समवट ये नी उमर के जॉ पे लैंड हुई थी, इसीलिए वो फ्लैश नॉकडाउन हो जाता है। और ये देखकर मैं झूठ नहीं बोल रहा, एकदम से मैं शॉक हो गया था। मुझे लगा कि मारियो बटिस्टा उमर को फिनिश करने वाला है, बट स्प्लिट ही सेकंड में एकदम से उमर वापस खड़ा हो जाता है और प्रॉपर वे से फाइट करने लग पड़ता है। लगा ही नहीं कि 1 सेकंड पहले उमर नॉकडाउन हुआ था, जिधर उमर की तरफ से हमें इंसेन रिकवरी देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद से बेशक यहां पर भी मारियो बटिस्टा को बिग मोमेंट मिल गई, उसने उमर को ड्रॉप कर दिया, बट फिर भी बाकी जितना भी राउंड बचा था वो पूरा उमर विन करता है। अब उमर की स्ट्राइकिंग की मैंने ज्यादा बात नहीं की है, क्योंकि इतनी ज्यादा हुई भी नहीं है, बट हाँ यहां पर उमर हर एक राउंड के एंड पे जो जैब्स को लैंड कर रहा था उसने मारियो बटिस्टा को बहुत ज्यादा ट्रबल दी है, क्योंकि ऐसा हो रहा था पूरे राउंड में स्ट्रगल करने के बाद फाइनली जब मारियो बटिस्टा फाइट को स्टैंडिंग बना रहा था तो वहां पर वो अपने थोड़े से हैंड्स को लेट गो करने की ट्राई कर रहा था, बट एकदम से उमर उसे शट डाउन कर दे रहा था, उसे काउंटर कर रहा था जैब से। तो पूरी फाइट में हम देख सकते थे कि कपल ऑफ मूवमेंट्स आई थी मारियो बटिस्टा की जहां पर वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया, बट उनके अलावा जब मेजॉरिटी फाइट की बात करते हैं तो उमर के पास काफी अच्छा कंट्रोल था, वो बार बार मारियो बटिस्टा को ग्राउंड में लेके जा रहा था। मारियो बटिस्टा ने यहाँ पर गिव अप तो नहीं किया, बट आई थिंक सो उमर यहाँ पर काफी पावरफुल था, और लग रहा है कि जो उमर की ग्रैपलिंग ऑलरेडी अच्छी थी
थी वो उसने और भी ज्यादा बेटर कर ली है। तो उमर की एक गुड विन थी, बट क्या ये इतनी गुड थी कि उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाए? क्योंकि एज यू नो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायना व्हाइट ने बोला था कि अगर दोनों में से कोई एक अमेजिंग विन को ले जाता है, यानी कि फिनिश को ले जाता है या बहुत ही डोमिनेटिंग वे से फाइट को विन करता है, तो फिर उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा। बट ये चीज तुम बोल सकते हो कि नहीं हुई है फाइट में। तो लेट्स सी क्या इस बेसिस पे उमर को टाइटल शॉट मिलता है या फिर उमर को एक और फाइट करनी पड़ती है। और मूविंग ऑन, तो अब को मेन इवेंट में चलते हैं, जहां पर वंस अगेन यहां पर भी काफी ज्यादा ग्रैपलिंग होती है। पता नहीं इस मेन कार्ड में क्या चल रहा था, बहुत सारे लोग ग्रैपलिंग कर रहे थे यहाँ पर। और को मेन इवेंट मैकेंजी डर्न वर्सेस वर्ना चैंडिरोबा में भी ये हुआ, और यहाँ पर मैकेंजी डर्न वर्ना चैंडिरोबा को यूनानिमस वे से बीट करके न्यू स्ट्रॉवेट चैंपियन बन चुकी है। अब ओवरऑल ये फाइट मुझे ओके फाइट लगी, बट एक चीज ने मुझे थोड़ा सा शॉक किया, जहां पर मुझे फाइट में लगा था कि मैकेंजी डर्न वर्ना चैंडिरोबा के ऊपर टेकडाउन्स को शूट करने वाली है, बट इसका ऑपोजिट हो जाता है, जहां पर वर्ना चैंडिरोबा स्टार्टिंग के राउंड्स में मैकेंजी डर्न के ऊपर टेकडाउन्स को शूट कर रही होती है, और मैकेंजी ट्राई कर रही होती है कि वो चैंडिरोबा के साथ स्ट्राइकिंग करे। हम देख सकते थे यहाँ पर पहली फाइट के कंपैरिजन में दोनों ही फाइटर्स ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जहां पर वर्ना चैंडिरोबा ने अपनी ग्रैपलिंग को बहुत इंप्रूव किया था। वेरस मैकेंजी डर्न की बात करें तो वंस अगेन ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैकेंजी डर्न ने यहाँ पर गुड स्ट्राइकिंग को दिखाया है, जो लास्ट फाइट्स में हम देख सकते हैं कि उसकी वीकनेस थी। तो यहाँ पर मैकेंजी डर्न ने बहुत ज्यादा वर्क किया है, और वर्ना चैंडिरोबा जिसका लग रहा था कि उसकी स्ट्राइकिंग बेस्ट है, तो मेरी ओपिनियन में यहाँ पर मैकेंजी डर्न ने वर्ना चैंडिरोबा को आउटस्ट्रक किया है। अब इस फाइट में भी हम एक चीज को देख सकते थे, जहां पर वर्ना चैंडिरोबा ग्राउंड में तो लेके चले जा रही थी मैकेंजी को, बट जब डैमेज देने की बारी आती है तो वो इतने ज्यादा ग्राउंड स्ट्राइक्स को लैंड नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए एंड में जब डिसीजन को सुनाया गया तो वर्ना को लगा कि वो फाइट को विन की है, बट फिर जब मैकेंजी विन करती है तो हम देख सकते थे कि वर्ना चैंडिरोबा को लगा कि वो रॉब हो चुकी है। तो ऐसा नहीं था, बल्कि करेक्ट डिसीजन मैं बोलूंगा, क्योंकि टेक डाउन होने के बाद जब भी मैकेंजी डर्न वापस खड़ी हुई है तो वो अपनी स्ट्राइक्स को ज्यादा लैंड कर रही थी वर्ना के ऊपर, और फोर्थ और फिफ्थ राउंड में तो हम क्लियरली देख सकते थे कि क्लीन लैंड हो रहे हैं मैकेंजी डर्न के पंचेस, जहां पर वर्ना चैंडिरोबा अब थोड़ी सी टायर्ड हो चुकी है, और जो वो स्टार्टिंग राउंड्स में टेक डाउन्स को कर रही थी वो उसे टेक डाउन्स अब नहीं मिल रहे थे, तो फोर्सफुली फिर उसे स्ट्राइकिंग करने पड़ रही थी, और यहां पर मैकेंजी डर्न आउटशाइन कर जाती है। ओवरऑल तब भी मुझे लगा कि ये फाइट एक क्लोज फाइट है, जहां पर मैकेंजी डर्न के फेस को देखकर पता लग रहा था कि वर्ना चैंडिरोबा ने भी मैकेंजी के ऊपर डैमेज को दिया है, उसने भी काफी अच्छे पंचेस को लैंड किया, बट क्योंकि एंड में वही बात आ जाती है कि स्टार्टिंग के तीनों राउंड्स वर्ना चैंडिरोबा के हो सकते थे अगर वो टेक डाउन करने के बाद ज्यादा स्ट्राइक्स को लैंड करती। तो न्यू स्ट्रॉवेट चैंपियन मैकेंजी डर्न अब हमें मिल चुकी है, और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था यूएफसी इसी की होप कर रही थी कि मैकेंजी डर्न ही फाइट को विन करे। और अब मूविंग ऑन, तो मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर टॉम एस्पिनल और सीरियल गान की फाइट एक नो कॉन्टेस्ट फाइट चले जाती है। फाइट जिस वे से प्ले आउट हो रही थी वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जिस वे से एंड होती है वो तो जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जहां पर राउंड 1 के एंड में सीरियल गान डबल आई पोक कर देता है, और टॉम एस्पिनल उन आई पोक से इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था कि उसे पूरे 5 मिनट्स मिलते हैं रिकवर करने के लिए, उसे मल्टीपल टाइम्स वेट क्लॉथ्स भी मिलते हैं ताकि वो अपनी आई के ऊपर लगा सके, बट फिर भी उसकी राइट आई ओपन ही नहीं हो रही होती है, और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली फाइट को ओवर करना पड़ता है। तो हाईली एंटिसिपेटेड फाइट और इतने बुरे तरीके से एंड होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसीलिए जो पूरे कार्ड का मजा आ रहा था वो सारा मेरी ओपिनियन में अगर मैं सच बोलूं तो एंड में पूरा खराब हो गया। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि टॉम एस्पिनल एक्ट कर रहा था, वो फाइट कर सकता था अगर उसे करनी होती, और जस्ट अभी मैंने चेल सोनेन की वाइल्ड टेक को सुना है जहां पर वो बोल रहा है कि एज अ चैंपियन फर्क नहीं पड़ता कि टॉम एस्पिनल को एक आई से दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, उसे फिर भी फाइट कंटिन्यू करनी चाहिए थी। अगर टॉम एस्पिनल को दिखाई नहीं दे रहा था, जो मेरी ओपिनियन में बिल्कुल सच बात है, उसकी आई जरा भी ओपन नहीं हो रही थी, तो बिल्कुल उसका बनता है कि वो फाइट को कंटिन्यू ना करे। ऑलमोस्ट उसके लिए ये डेथ सेंटेंस होता अगर वो फाइट को कंटिन्यू करता, क्योंकि एक आई तो उसकी जा चुकी है और बस अब वो 50% विजन से फाइट करता। अब ये चीज माइकल बिस्पिंग वाली भी नहीं है, जहां पर उसकी एक आंख है ही नहीं, बल्कि क्योंकि सीरियल गान ने आई पोक किया था तो ये आई उसकी पेन भी बहुत ज्यादा कर रही होगी, तो फोकस तो उसका फाइट में ऐसे भी नहीं होना था। तो आई डू थिंक कि जो डिसीजन बना जहां पर टॉम एस्पिनल कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर उसे नहीं करना है कंटिन्यू, उसके ऊपर फाउल हुआ है, तो उसे जब दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी गलती नहीं है ये, बल्कि पूरी गलती सीरियल गान की है। उसने डबल आई पोक कर दिया, वो भी ऐसी फाइट में जहां पर वो लग रहा था कि विन करने लग पड़ा है। तो आई ट्रूली थिंक कि यहां पर टॉम को ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो चलो होगी आई पोक की बात, बट उससे पहले अगर हम फाइट को देखें तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना चुका हूं, बट उसके बाद मैंने एक और बार फाइट को देखा है, और हाँ यहां पर बिल्कुल ये बात सच है कि सीरियल गान फाइट को विन कर रहा था। सीरियल गान का यहां पर जिस वे से फुटवर्क था ना, वो बहुत ही इंसेन था। वो एकदम से पॉप जैब थ्रो करने
के बाद जो लैटरल मूव कर रहा था उसे टॉम एस्पिनल को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो अपने बिग शॉट्स को गान के ऊपर लैंड कर पाए। और बेशक मैंने प्रिडिक्शन में पिक किया था कि टॉम फाइट को विन करेगा, बट मैं यहाँ पर जरा भी झूठ नहीं बोलूंगा, जिस वे से फाइट प्ले आउट हो रही थी मैं डेफिनेटली वरी करने लग पड़ा था टॉम के लिए कि टॉम तो सीरियल खान को कैच ही नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर से सीरियल खान ने टॉम एस्पिनल के टेक डाउन को भी डिफेंड कर लिया, जो सबसे वीक पॉइंट है सीरियल खान का, यानी कि उसकी ग्रैपलिंग ही सबसे वीक है। तो इंप्रूव तो डेफिनेटली खान ने काफी किया था, और काश यहाँ पर सीरियल खान आई पोक नहीं करता, ये फाइट नो कॉन्टेस्ट नहीं बनती, तो हमें पूरी फाइट देखने को मिलती। और मुझे लग रहा है कि ये फाइट इंसेन जाने वाली थी। अब दोनों फिर से फाइट करेंगे ये तो पता ही है, बट अब देखते हैं कि ये रीमैच होता कब है। मोस्ट लाइकली ये रीमैच नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में होगा, बट जितनी भी ये फाइट प्ले आउट हुई है उससे मैं अभी बता सकता हूं जो नैरेटिव चेंज होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, जहां पर अब रीमैच में इस फाइट को वन साइडेड नहीं बोला जाएगा। फर्स्ट फाइट में तो मेजॉरिटी लोगों ने टॉम को पिक किया था, बट अब रीमैच में जो ऑड्स होंगे वो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। और इसके ऊपर से गाइस एक और फाइट है, यानी कि टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स की फाइट, जहां पर सीरियल खान की फाइट से पहले टॉम एस्पिनल बहुत ज्यादा हाइप हो चुका था, और ऐसा बोला भी जाने लग पड़ा था कि मे बी अब यूएफसी को ऐसा फाइटर मिल चुका है जो जॉन जोन्स को बीट कर दे। बट अब एक बात तुम बोल सकते हो कि नैरेटिव तो डेफिनेटली शिफ्ट होने वाला है, जहां पर जिस वे से टॉम एस्पिनल ने सीरियल खान के साथ फाइट की है उस बेसिस पर टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स के बारे में काफी लोगों की ओपिनियंस चेंज होने वाली हैं। तो ओवरऑल कार्ड की एंडिंग बहुत ज्यादा बेकार हुई है, बट फिर भी मैं इस कार्ड को गुड कार्ड बोलूंगा, क्योंकि बाकी फाइट्स अच्छी थी, प्रीलिम कार्ड तो बहुत अच्छा था। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये पूरा कार्ड कैसा लगा, और इसी के साथ जो अब टॉम एस्पिनल के बारे में नैरेटिव चेंज होने वाला है उसको लेकर भी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो।